नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा, आज मैं लेकर आया हूं आपसे पेपर नंबर 3, मॉडल पेपर नंबर 3, व्याकरण, हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहे प्रश्न, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है संज्ञा, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प आ रहा है हरा। हरा देखिएगा, हरा क्या है, किसी की विशेषता है, हरा रंग है हरा, तो ऐसी हालत में ये क्या है, विशेषण शब्द है। हरा क्या है, विशेषण। पतला, मतलब पतला, मोटा, दुबला, पतला, ये सब क्या है, ये भी किसी की विशेषता है, तो ये भी कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है। फिर आ रहा है सभा, तो अब ये सभा, ये जो सभा है ये है संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है सभा शब्द, ये संज्ञा है। अब ये सभा, बहुत सारी सभाएं होती है, तो सामान्य भाषा में कहूं तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के दो भाग होते हैं। अरे जातिवाचक संज्ञा, पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे, तो वह संज्ञा जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सामान्य भाषा में कहूं तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति, अर्थात किसी भी पर्टिकुलर किसी भी वस्तु का नाम लिया तो उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। पुस्तक, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, पंखा, टीवी, ये सब क्या है, टीवी की, पंखा की, नदी की, नाला की, पर्वत की, इन सब की क्या बता रही, जाति बता रही, तो जातिवाचक संज्ञा। तो इस जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा जाता है। जातिवाचक संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में, दो भागों में। अभी एक तो होती है समूहवाचक, एक तो कौन सी होती है, समूहवाचक, और एक होती है द्रव्यवाचक। एक कौन सी होती है, द्रव्यवाचक। तो ऐसे हालत में ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, उसे बोलेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। अब कोई शब्द लिखा है, अभी जैसे यहाँ लिखा है सभा, तो बताइए सभा, सभा एक से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है, तो ऐसे हालत में ये समूहवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द तो आपको मिल गया ही सभा। अब अभी ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कक्षा, पता है कक्षा कहते हैं आपको, कई सारे विद्यार्थी दिख रहे, आप बोले समिति, आप बोले समाज, बताइए समाज अनेक लोगों से मिलकर बनेगा समाज। आप बोले पुलिस, आप बोले सेना। तो अभी ये जो शब्द है, झुंड, भीड़, जत्था, रेवण, ये सब समूहवाचक शब्द है। तो अब ये सब शब्द मतलब ऐसा शब्द जो किसी समूह का बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जो किसका भाग है, जातिवाचक संज्ञा का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सभा शब्द, तो ये सभा शब्द में क्या है, यहाँ पर संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो हरा, पतला और गहरा, ये सब विशेषण है, ये सब क्या है, विशेषण। लेकिन सभा शब्द जो है वो संज्ञा है। और बोले कि कौन सी संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो समूह का बोध कराती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा भाग है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा, वह नाम जो द्रव्यवाचक है, अर्थात द्रव्य की तीन अवस्थाएं, ठोस, तरल, ठोस, द्रव और गैस, तो वो तीनों में आना चाहिए, ठोस, द्रव या गैस। तो ऐसी संज्ञा जो ठोस, द्रव या गैस है, या कहें ऐसी संज्ञा जो नापतोल योग्य है, परिमाणवाचक, इसे हम परिमाणवाचक भी कहेंगे। तो आप ऐसे कोई भी वस्तु जो नापतोल के खरीदते या बेचते हैं, वो सब किसमें आएंगी, द्रव्यवाचक में। और मूल रूप से किसका भाग है, जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको संज्ञा शब्द सभा, और ये क्या है, कौन सी संज्ञा है इसमें, समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभा, समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2, राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए। राज्यपाल कहते ही आपको कौन से राज्यपाल याद आ रहे, नहीं आ रहे। अर्थात ये शब्द क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल जाति को बोध करा रहा है, यानी राज्यपाल, जितने भी राज्यपाल है, सारे राज्यपाल इस शब्द में समाहित है। तो अरे ये जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है ये, जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे आप देख लीजिए, राज्यपाल जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। याद रखना, पदों के जो नाम होते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पदों के नाम, शिक्षक,
डॉक्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई सा भी पद हो, वो सारे पदों के नाम जो होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो राज्यपाल एक पद का नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप देखिए यहाँ पर विकल्प दे रखा है राम। बताइए, राम का नाम लेंगे तो राम ही याद आ रहे। रामचरितमानस लाना तो रामचरितमानस ही लाएंगे। गंगा नदी तो बताइए गंगा याद आ रही है। तो आप ये सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, पुस्तक, विशेष स्थान गंगा के नाम का बोध करा रही है। तो ये सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। इसका उत्तर यही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कृष्ण में व्यक्तिवाचक है, कामायनी में भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास में भाववाचक है, ये नहीं होगा। लखनऊ भी व्यक्तिवाचक, आम विशेष फल व्यक्तिवाचक, लेकिन बुढ़ापा में भी भाववाचक है, तीनों शब्द नहीं है। ममता आप कह सकते हैं ममता, तो ममता नाम अगर कह रहे हैं तो ममता ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन ममता भाववाचक संज्ञा होती है। वकील पद आ गया, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे हालत में इसका सबसे उचित विकल्प कौन सा है आपका? राम, रामचरितमानस और गंगा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर हो जाएगा इसका राम, रामचरितमानस और गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 4, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर किसी की जगह किसी का नाम लिख दो, राम को बुलाओ। अगर आपने यहाँ पर नाम लिख दिया किसका? राम को बुलाओ, तो बताओ राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह आपने किसका प्रयोग कर लिया? किसी का। तो किसी क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है किसी, यानी राम की बात नहीं, किसी को बुलाओ, किसी को भी बुला लो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। कौन सा सर्वनाम है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ, तो किसी कौन है भाई? कोई नाम नहीं पता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी क्या है यहाँ पर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अभी उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसके 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब ये कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा उत्तम पुरुष, एक हो जाएगा मध्यम पुरुष, और एक हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे हालत में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये वक्ता या लेखक के लिए, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यहाँ पर वक्ता हूं, तो मैं अपने लिए 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, मेरे लिए आदि शब्दों का। और अगर वक्ता एक बहुवचन में है तो हम, हमारा, हमसे, हमको, हम पर आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात श्रोता सुनने वाला और पाठक यानी पढ़ने वाला। श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैं वक्ता हूं यानी बोलने वाला, उत्तम पुरुष, और आप सब लोग कौन हो? श्रोता हो। तो आप देखिए मैं आपके लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगा? अगर आप छोटे हैं तो
तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुझको, और आप बड़े हो तो आप, आपको, आपसे, आप पर आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा होता है कौन सा, अन्य, अर्थात किस किस को छोड़कर, वक्ता, लेखक और श्रोता पाठक को छोड़कर किसी अन्य की बात करें, बोलने वाला और सुनने वाला को छोड़कर तीसरे की बात करें, तो क्या बोलेंगे, यह, ये, इसे, इसको, इसने, इन्होंने, अगर बड़े हैं तो इन्होंने, इनसे आदि शब्दों का, और दूर है तो वह, वे, उन्हें, उनसे, उसको, उसकी, उसका आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 6, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में दो किस प्रकार का विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला लड़का, तो लड़के की क्या विशेषता है, काला, काला शब्द हो गया विशेषण। अब आप ध्यान दीजिएगा, विशेषण जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं आरबीएससी बोर्ड के अनुसार। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थान, दशा आदि संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, तो उसे तो बोलेंगे हम गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की गिनने योग्य, संख्या का पता कैसे लगेगा, गिनकर, तो गिनने योग्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, तो वह विशेषण जो नाप तोल, परिमाण का मतलब क्या है, नाप तोल संबंधी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उसे कहेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वह विशेषण जो किसी संज्ञा की और संकेत करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और इसे सार्वनामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो, उसे बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ऐसी हालत में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, तो नाप तोल की इकाई, गिनने की इकाई आ रही है, 1, 2, 3 क्या है, गिनने की इकाई है, तो वह विशेषण जो गिनने योग्य। अब ये 2 पुस्तकें बताओ, गिनने योग्य है नहीं है पुस्तकें, 1 हो, 2 हो, ये करोड़ों हो, गिन सकते हो, तो गिनने योग्य वस्तुओं की विशेषता आ रही है, तो अवश्य ये कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा ये, संख्यावाचक विशेषण। 2 कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। 2, 3, 4, 5, कम, थोड़े, बहुत, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण शब्द पूछ रहा है। देखिएगा, अर्चना, अर्चना संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा, अत्यंत प्रविशेषण, और सुंदर उसकी विशेषता। अर्चना क्या है, सुंदर, तो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। तो बताओ अर्चना की विशेषता क्या है, कि वो सुंदर है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है आपका, सुंदर। और अत्यंत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण। अत्यंत क्या कहलाएगा, प्रविशेषण, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है, सुंदर की भी विशेषता प्रकट कर रहा है, कौन सा शब्द, अत्यंत। तो ये अत्यंत क्या है, प्रविशेषण। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो बताइए, ये जो अर्चना है उसकी विशेषता क्या है, कि वह सुंदर है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण। प्रश्न नंबर 8, सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफी कर दी, सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, क्रिया का मतलब कार्य की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अभी कितने प्रकार का है, तो ये 4 प्रकार का। रीतिवाचक, कैसे, कार्य कैसे हो रहा है, तरीका बताएगा। रीतिवाचक विशेषण, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
वे क्रिया विशेषण जो कार्य होने की रीति संबंधी, रीति का मतलब तरीका, मेथड, शैली, ढंग, प्रणाली संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, उसे बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आप देखिएगा यहाँ पर पूर्णतः माफी कर दी, तो कोई रीति नहीं, तरीका नहीं है, यहाँ पर क्या बता रहा है, पूर्णतः यानी पूरा माफ कर दिया। तो कम, आपको आधा, पूरा, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है, परिमाण की इकाई। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की नाप तोल संबंधी, बताओ पूर्णतः माफी कर दी यानी पूरा समाप्त कर दिया, तो बताओ नाप तोल है नहीं है, आधा, पूरा, तो पाव या 1.5 पाव, तो आधा पूरा है ये, यानी कि पूर्णतः कौन सा विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। पूरा का पूरा माफ कर दिया यानी नाप तोल है, कौन सा है, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्या हो जाएगा, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के स्थान संबंधी, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, अंदर बाहर, कोटा बूंदी, जयपुर को, सब क्या है ये स्थान, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। और एक कालवाचक, नाम से पता लग रहा है, काल यानी समय, क्रिया होने के समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते, उन्हें कालवाचक कहते हैं। सुबह, शाम, दिन, रात, प्रतिदिन, कभी कभी, रोजाना, ये शब्द क्या बता रहे, काल को बता रहे, तो ऐसे हालत में ये हो जाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। पर यहां पर सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफी कर दी, पूरा माफ कर दिया, तो पूरा, आधा, ये किसको बता रहा है, परिमाण को। कौन सा क्रिया विशेषण है यहां पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 9, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, सब जगह है, सर्वव्यापक है यानी सभी जगह। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। सब जगह है यानी स्थानवाचक, जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है, सब जगह है यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा ये, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सब जगह, सर्वव्यापक है यानी सब जगह है, तो जगह बता रहा है यानी स्थान बता रहा है, कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 10, वह एक सप्ताह बाद, वह एक सप्ताह बाद, वह एक सप्ताह बाद, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या है क्रिया विशेषण की, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण शब्द हमेशा क्रिया के जस्ट पहले आएगा, कोई कार्य होगा उसके जस्ट पहले आएगा। तो अभी भी यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, आया, आना कार्य है, उसके पहले कौन सा शब्द आ रहा है, बाद। वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर देखिए आया, आया की विशेषता क्या है कि वो बाद आया, बाद में आया है। तो ऐसे हालत में यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है आपका, बाद। और बताओ, बाद, पहले, अभी, सुबह, शाम, समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस शब्द में, इस पूरे वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है आपका, बाद। प्रश्न नंबर 11, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। पहले तो पहचानो, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। तो अभी ये पक्षी उड़ रहे हैं, वर्तमान काल की बात हो रही है, पर ये उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का तो बोध हो और उसकी समाप्ति का पता ना चले, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है ये, अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य चल रहा है और वर्तमान काल में चल रहा है, समाप्त तो नहीं हुआ है, तो अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका काल कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया का वह रूप, भूत यानी बीता हुआ, काल यानी समय, बीता हुआ समय, क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में बहुत पहले होने का बोध हो, बहुत पहले ही होने का बोध हो, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब अभी भी जो वे गए,
यानी वे गए, यानी सामान्य भूतकाल, अभी भी गए। वे गए, पता नहीं लग रहा अभी गए कि बहुत पहले गए, तो ये सामान्य भूतकाल है। वे खा रहे थे, भूतकाल में हो रहा है पर पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल है। वे आए थे, वे आए थे, कब आए थे भगवान जाने, तो बहुत पहले। क्रिया का वह रूप जो क्रिया के बहुत पहले होने का बोध कराता है। वे आए थे, देख लीजिए, वाक्य पढ़ लीजिए, वे आए थे, बताओ, बहुत पहले की बात कर रहा है। और वे सोकर उठे हैं, आसन्न भूतकाल, जबकि वे आए थे कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर हो जाएगा वे आए थे, कब आए थे, बहुत पहले आए थे। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में बहुत पहले होने का बोध हो, उसे हम कहेंगे क्या, पूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 13, शुभेच्छा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी गुण संधि, गुण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ या आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ या आ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई या उ या री आता है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आता है, ई उ या री आता है। आप जानते हैं संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलता है। तो ऐसे हालत में अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए, ई उ या री आ जाए, तो ऐसे हालत में आ के बाद यदि ई आएगा तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, आ के बाद यदि उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे, और आ के बाद यदि री आता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है, तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है शुभेच्छा, इसमें आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। आप पकड़िए कैसे होगी गुण संधि। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर तो ये वाला है। अब अभी मैंने कैसे बनाया ये शब्द, शुभ धन इच्छा। तो अब ये यहाँ पर प्रथम शब्द क्या है, शुभ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, और द्वितीय शब्द क्या है यहाँ पर, इच्छा, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ई, प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का, प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। तो आप तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो हो गया अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ई। तो आ के बाद अगर ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए। अब यहाँ देख लीजिए शेषफल क्या बचा है, ब में से आ निकाल लिया तो आधा ब बचा है, और यहां से ई निकाल लिया तो छ ये बचा है। अब आप इसको ले आएंगे, एक ही मात्रा, मात्रा आगे की तरफ जाएगी, तो ऐसे हालत में ये लग जाएगी मात्रा किसमें, भ में, एक ही मात्रा ये एक। तो यहाँ शब्द क्या बना आपका, शुभेच्छा। शब्द क्या बन गया आपका, ये शुभेच्छा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुभ धन इच्छा। बताइए कौन सी संधि, बताइए, गुण संधि। आ या आ के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है, तो क्रमशः संधि करने पर ए ओ अर हो जाता है। एक दो उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको। अभी जैसे आपने लिखा महाधन उत्सव, तो अभी यहाँ पर आया अंतिम वर्ण आ, यहाँ पर आ गया उ, तो आ के बाद आ या आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन गए आपके, ओ। अब अभी यहाँ पर आपके पास क्या शेषफल बचा है, आ निकाल लिया तो यहाँ आधा ह बचा है, और यहाँ से उ निकाल लिया तो आधा यहाँ पर क्या बना है, तसो बचा है। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसे हालत में मात्रा लग जाएगी ह के ऊपर, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा आपका, महोत्सव, गुण संधि। ये है कौन सी संधि आपकी, गुण संधि। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शुभ धन इच्छा। ये मैंने यहाँ पर व्याख्या कर दी शब्द की, शुभ धन इच्छा। प्रश्न नंबर 14, नवोन्मेष, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो अभी ये हो जाएगा नवधन उन्मेष। कौन सा हो जाएगा ये, नवधन उन्मेष। पिछले प्रश्न में बताया गुण संधि आ या आ के बाद ई उ या री आता है तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है।
तो अब ये नवधन उन्मेष, इसकी संधि क्या है? नवोन्मेष की संधि क्या, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवधन उन्मेष। यहां देखिएगा, यहाँ आया अ, यहाँ आया उ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो आ गया अ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया? उ। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? तो दोनों मिलकर बनेंगे ओ। आ के बाद ओ आ रहा है तो ओ बनेंगे, ई आता तो ए बनता। अब यहां देख लीजिए, यहाँ क्या बचा शेष पर? तो आधा व, और यहाँ क्या बच गया? नमेश। आप ले आएंगे इस शब्द को, तो अब यह मात्रा लग जाएगी ओ में, उधर से आ रही मात्रा, नमेश यहां पर पड़ा हुआ है, तो अब यह शब्द क्या बना है यहाँ पर? उन्मेष। सही लिख देता हूं इसको, उन्मेष, नवोन्मेष। शब्द क्या बना है? नवोन्मेष। कौन सी संधि है? ये भी गुण संधि। तो नव धन उन्मेष क्या बनेगा? नवोन्मेष। प्रश्न नंबर 15, निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण, ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण। और ये कैसे? क्षमा कीजिएगा, विसर्ग संधि, ये है विसर्ग संधि। तो ऐसे हालत में आप लिखिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, याद रखना विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग लगेगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण श, च या छ आता है। क्या आता है? श, च या छ आता है, छ छतरी वाला। तो ऐसी हालत में संधि करने पर ये जो विसर्ग होता है ये आदेश श में बदल जाता है। ये विसर्ग किस में बदल जाता है? आदेश श में बदल जाता है। तो अभी इस निश्चल शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन चल। अब यहां देखिएगा कैसे, तो ये निह धन चल। अब अभी विधि यहाँ पर निह, निह यानी इसमें न में एक ही मात्रा है, तो ऐसी हालत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो गया और बाद में क्या आ गया? द्वितीय शब्द का पहला वर्ण च। तो ऐसी हालत में इस विसर्ग की जगह आप क्या लिख दोगे? विसर्ग की जगह आपको क्या लिख देना है? ये आधा श, आधा श। क्या लिख देना है आपको? ये आधा श। तो अभी ये शब्द क्या बन गया? निश्चल। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन चल। और देख लीजिए, इससे कई सारे शब्द बनते हैं आपके। निह धन चय, क्या बन जाएगा? ये निश्चय। फिर आगे जिसे बोलते हैं आप अंतः धन चेतना, तो क्या बन जाएगा ये शब्द? अंतस चेतना, अंतस चेतना। ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं, मनः धन चिकित्सा, मनः धन चिकित्सा। तो अब आप लीजिए, अन्ना ना में आ की मात्रा है और बाद में आ गया च। तो ऐसे हालत में देख लीजिए क्या शब्द बनने वाला है? विसर्ग की जगह क्या आएगा? आधा श। ये शब्द बनेगा मनस चिकित्सा। याद रखना, मनोचिकित्सा कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। क्या बनेगा शब्द? मनस चिकित्सा। तो ये शब्द यहाँ पर आगे इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निह धन चल। किस संधि का नियम है ये? विसर्ग संधि। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? च, च या छ आता है, तो ऐसी हालत में विसर्ग जो होता है वो आधे श में बदल जाता है। तो निह धन चल, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? श। देख लीजिए, आ रहा है श। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का नियम है। अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा मित्रों अति धन आचार। ये हो जाएगा कौन सा? अति धन आचार। अब ये है यण संधि। ये कौन सी संधि है? यण संधि। ध्यान दीजिएगा, यण संधि में क्या होता है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ या री हो। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर? ई उ या री, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए। कोई भी क्या आ जाए? असमान स्वर, अर्थात इन स्वरों को छोड़कर कोई दूसरा आ जाए। ई के बाद ई ना आकर कोई अन्य आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आकर कोई दूसरा आ जाए, री के बाद री ना आकर कोई दूसरा आ जाए, तो वो असमान स्वर हो जाएगा।
तो ऐसे स्थिति में संधि करने पर ये जो ई होता है आपका, ये बदल जाता है आपका या में, आधा य। ऊ बदल जाएगा आपका आधे व में, ये री बदल जाएगा आपका आधे र में। तो यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो ई तो य में, आधे य में, उ आधे व में और री आधे र में बदल जाता है। अब आप ये जो शब्द बना है अत्याचार, ये बना कैसे? देखिएगा, जैसे यहां लिखा है अत्याचार, तो अत्याचार की संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है? अति धन आचार। आप देख लीजिए कैसे बना है ये शब्द। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ती में छोटी की मात्रा है और यहाँ पर आ गया आ, तो आप देख रहे हैं यण संधि हो रही है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है। तो ऐसे हालत में ये जो ई है ये किस में जा रहा है आपका? आधे यम, और इसमें आपको यहां जोड़ना है क्या? ये आ। तो ऐसे हालत में ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर या, ये बन गया पूरा या। ई गया य में और उसमें जोड़ना है आपको आ, तो आपने जोड़ दिया य में, आधे य में आ जोड़ा तो ये या बन गया। अब यहां देखिएगा क्या बच रहा है आपके पास? आधा ता बच रहा है, क्योंकि ई निकाल लिया यहां से और यहां से आ निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है? 4। अब आप इसको ले आएंगे या को जो बनाया आपने, तो ऐसे हालत में आप देखिए ये आधा है यहाँ पर, या उधर से आ रहा है और 4 यहाँ पड़ा हुआ है। शब्द क्या बन जाएगा? अत्याचार। शब्द बन जाएगा ये अत्याचार। और देखिएगा जैसे आपको बताऊं शब्द, इसी प्रकार का शब्द बताता हूं मैं आपको। अति धन अल्प शब्द है, अति धन अल्प। तो अभी यहाँ पर आ रहा है ई और यहाँ पर आ गया असमान स्वर ई। ई के बाद क्या आ गया? ई आ गया, इसके बाद असमान स्वर आ गया, तो ये ई किस में जाएगा? आधे या में। इसमें क्या जोड़ना है आपको? ये आ जोड़ना है, तो ये हो गया ये पूरा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहाँ क्या बचा आपके पास? तो यहाँ बचा आधा त, ई निकाले तो आधा त बचा, और यहाँ क्या बचा? अल्प। अब ले आएंगे इसको, तो ऐसे हालत में ये त आधा है यहाँ पर, ऐसा रह जाएगा, ये उधर से आ गया और यहाँ पर बन गया ये अत्यल्प। क्या बन गया शब्द? अत्यल्प। तो इस प्रकार अभी इसमें कौन सी संधि हो रही है? यण संधि। और अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। ये रहा आपके साथ। प्रश्न नंबर 17, दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। अब ये व्यंजन संधि, कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। अब ये व्यंजन संधि में आपको बता रहा हूं एक नियम क्या होता है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, 5 वर्ग है का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो उन 5 वर्गों में से कोई सा भी आ जाए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, का, चा, टा, ता, पा में से कोई सा भी आ जाए। और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का क्या हो? तीसरा चौथा वर्ण हो, या रा, ला, वा, हा हो, या कोई भी स्वर हो, या तो क्या हो? या र, ल, वा हो, या फिर क्या हो? कोई भी स्वर हो, या तो तीसरा चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का, या फिर क्या हो? या र, ल, वा, या फिर क्या हो? स्वर। तो अगर ऐसा होता है तो ये पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो ऐसे हालत में अब ये यहाँ शब्द पूछ रहा है आपसे कौन सा? दिगंबर। इसकी संधि हो जाए, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन अंबर। देखिएगा किस प्रकार से, दिक धन अंबर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर प्रथम शब्द है दिक और इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? क, तो क वर्ग का पहला क ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया यहाँ पर आ, तो ये स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर आ जाए तो भी ये जो क है यानी प्रथम वर्ण है वही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो बताइए क का तीसरा क्या होता है? ग। आधा रहेगा लेकिन उधर से क्या आ रहा है? अ, तो इससे मिलकर पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा यहाँ पर दिगंबर। व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और देख लीजिए एक दो उदाहरण इस संधि के। अच धन अंता शब्द है, अच धन अंता। च वर्ग का पहला आ गया च और बाद में फिर स्वर आ गया, तो ऐसे हालत में च का तीसरा क्या है? च, छ, ज। आधा है, आधे में रहेगा लेकिन उधर से क्या आ रहा है? आ रहा है अनुस्वार लेकर, तो ऐसे हालत में वो अनुस्वार वाला अ जो है वो यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? अजंता। शब्द बन गया यहाँ पर अजंता। और देख लीजिए
ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। क वर्ग का पहला आ गया क और बाद में आ गया व, ये रहा व। ऐसे हालत में ये क भी अपने वर्ग के तीसरे में चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर ऋग। अब आप एक ग उधर से व आ रहा है, तो इसी हालत में ये आधा ही रहेगा, और ऐसे कैसे जुड़ जाएगा इसमें वेद, ऋग्वेद, शब्द बन गया ऋग्वेद। और देख लीजिए जगत धन ईश, शब्द है जगत धन ईश। तो आप यहाँ पर ता वर्ग का पहला आ गया और बाद में आ गया फिर स्वर, वहां है स्वर, तो ऐसे हालत में ता का तीसरा क्या है, द, आधा रहेगा लेकिन ई की मात्रा से मिलकर बड़ा हो जाएगा। क्या बन गया शब्द जगदीश, जगदम्बा, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं इस नियम से। तो आप लिखेगा दिगंबर शब्द, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। कौन सी संधि का नियम है, व्यंजन संधि का। नियम क्या है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या र ल व ह या स्वर आए, तो पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चल गया। इस प्रकार दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। प्रश्न नंबर 18, ओ धन अन, ओ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, यह है अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि है ये, अयादी स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं अयादी स्वर संधि कैसे होती है। अब ये यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ या औ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए आई ओ औ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आए, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आए, अर्थात ए आई को छोड़कर कोई दूसरा आ जाए, ओ को छोड़कर कोई दूसरा आ जाए, तो ऐसे हालत में यदि ए के बाद असमान स्वर आएगा तो ए बदल जाएगा आ य, ए बदल जाएगा किसमें, आय में। फिर अगर आई के बाद असमान स्वर आ जाए तो आई बदल जाएगा आ य में, औ के बाद असमान स्वर आ जाए तो यह बदल जाएगा औ में, और अगर मान लीजिए औ के बाद असमान स्वर आ जाए तो यह बदल जाएगा आओ। तो अब आप देखिएगा यहां पर क्या लिख रहा है, ये पोधन अन। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हो पोधन अन, यहां पर आ रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ, आ गया ओ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, यानी ओ के बाद कौन सा आ रहा है, असमान स्वर आ गया अ। तो ऐसे हालत में ये ओ किस में जा रहा है, देख लीजिए आ व, इसमें चला गया आओ। अब आप देखो इसमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर ये आ जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए इसमें ये आ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा वह, आओ आधा वह था, ये ऐसे मिलकर पूरा हो गया, तो यहाँ पर बन गया ये आपका शब्द। अब इधर आ जाइए, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है आधा और इधर बच रहा है आपके पास न। अब ले आइए इसको, तो ये आ रहा है तो ये प में जुड़ जाएगा, साथ में वह लेकर आ रहा है और यहाँ पर क्या पड़ा है न, शब्द क्या बन जाएगा इसका, पवन। और कौन सी संधि है ये, अयादी संधि। क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आए तो संधि करने पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। अभी ओ के बाद असमान स्वर आया तो ओ किस में जाएगा, आओ में, और फिर आप इसमें आ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दिया, तो ये वह जो आधा था वो पूरा हो गया। अब यहाँ क्या बचा, आधा पा और यहाँ बचा न। अब उसको ले आएंगे तो पा आ की मात्रा मिलकर पूरा हो गया, साथ में वो आ रहा है और नहीं यहाँ रखा हुआ है, तो इस प्रकार ही शब्द बन गया आपका पवन। देखिएगा ऐसा एक शब्द और होगा, पोधन अन। अब आ रहा है पो, दो मात्रा वाला, तो आप लिख लीजिए यहां पर है ये औ और बाद में आ गया असमान स्वर आ, तो ये ओ किस में जा रहा है, आओ में, किस में जा रहा है, आओ आओ। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, तो ये आ जोड़ना है। आप देखिएगा इसमें आधा वह है तो ये पूरा हो जाएगा आके जुड़ते आओ। अब इधर आ जाओ, क्या बच रहा है, आधा पा और इधर वापस क्या बच रहा है न, न पूरा है यहाँ पर ये न। अब आप ले आएंगे इसको तो अभी ये प में लग जाएगी आ की मात्रा, वह साथ में आ रहा है और न यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या बन गया, पावर। अयादी संधि, कौन सी संधि है ये, अयादी स्वर संधि। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है,
आ उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग, बताइए उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशिष्टता लाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब ऐसे शब्दों को, ऐसे प्रश्नों को आप देखिए करने के लिए आपको क्या करना होता है? मूल शब्द निकालिए। अब देखो आपका कोई मूल शब्द नहीं है, कथ मूल शब्द है तो उपसर्ग है इसमें। फिर आप देखो भेद, अभेद, फिर चूक में अचूक, लेकिन यहां लिखा है अनुज। क्या लिखा है यहाँ पर? अनुज। तो अभी ये मूल शब्द है यहाँ पर अनु, और इसमें है ज। तो ये ज जो है ये प्रत्यय है। ये ज जो है वो क्या है? प्रत्यय, न कि उपसर्ग। तो ये पूछ क्या रहा है? कौन से में उपसर्ग नहीं लगा है? तो बताओ अनुज में नहीं लगा है, क्योंकि इसमें तो ज प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का बोध कराते हैं। तो अनु में ज जुड़ा तो अनुज यानी छोटा भाई, बाद में जन्म लेने वाला। और इसी हालत में इसमें क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुज। प्रश्न नंबर 20, आगमन। आगमन में उपसर्ग है। तो अभी आगमन मूल शब्द है गमन, और इसमें उपसर्ग क्या है? तो ये आ उपसर्ग है। मूल शब्द निकाल लीजिए गमन, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है आपका? आ। इस प्रकार हो जाएगा ये आगमन। तो ये कहलाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, समीप। समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ध्यान दीजिएगा। ये आपका उप, यह क्या? उप, ये रहा उप उपसर्ग। आपने शब्द सुने होंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? अब तो राष्ट्रपति के समीप का पद है। आपने सुना होगा उप प्रधानाचार्य। बताइए उप प्रधानाचार्य का मतलब क्या है? प्रधानाचार्य की जो निकट है, पास है, उससे छोटा है जो। तो उपराष्ट्रपति, उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानमंत्री बोले, उपराज्यपाल बोले, उपराष्ट्रपति बोले, ये सारे के सारे शब्द आते हैं ना उप। उप का मतलब क्या हो जाता है? समीप, छोटा या गौण, यानी राष्ट्रपति से जस्ट छोटा, राष्ट्रपति के जस्ट समीप, या उससे कहीं राष्ट्रपति से छोटा। गौण, गौण का मतलब भी छोटा। तो अब ये कौन सा उपसर्ग है? उप। उप का मतलब होता है समीप, पास, या गौण, या छोटा। प्रश्न नंबर 22, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय। मैंने पिछले पेपर में बताया था आपको। अब ये पूर्णतावाचक, अपत्यवाचक, संतानवाचक प्रत्यय होते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि मैंने आपको लास्ट पेपर में बताया था, एक बार और जान लीजिए। अभी प्रत्यय, पहली बात तो प्रत्यय कहते हैं किसे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते या नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये विशेष प्रत्यय उनतावाचक, संतानवाचक, अपत्यवाचक प्रत्यय। तो जब अपत्यवाचक प्रत्यय लगते हैं तो अब ये मूल शब्द किसी न किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। तो अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर, पहली मात्रा, पहला जो वर्ण है उसमें आ या आ हो तो उसे आ में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आ में। और अगर प्रथम शब्द जो आपका मूल शब्द है उसकी पहली मात्रा, पहला स्वर ई या ए आई हो, ई या क्या हो? ए आई, तो उसे आई में बदल देते हैं। और अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर उ हो, उ हो, या ओ हो, या फिर क्या हो? ओ, तो ऐसी हालत में अभी उसे औ में बदल देते हैं। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर री हो तो उसे आर में बदल देते हैं। तो अब आप देखिएगा, और फिर अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। किस प्रकार से? तो अभी यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक। अब ये कैसे लगा है? तो अभी ये शब्द है विज्ञान में क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय। तो ऐसे हालत में अभी ये उनतावाचक, अपत्यवाचक प्रत्यय। तो बताइए यहाँ पर पहला स्वर क्या आ रहा है? वह में किसकी मात्रा है? तो ई की मात्रा है। तो ई की मात्रा किसमें बदल जाएगी? आई में बदल जाएगी। बदल दीजिए आई। बीच वाला ऐसे कैसे रहा? अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें क्या जोड़ देना है? एक। तो ये क्या शब्द बना आपका? वैज्ञानिक। क्या शब्द बना? वैज्ञानिक। तो इस प्रकार ये प्रत्यय निर्मित होते हैं। और देख लीजिए
मान लीजिए शब्द है शरीर धन इक, तो ऐसे हालत में आप देखिए यहाँ पर शरीर में श में आ की मात्रा है, तो आप किस में चला जाएगा, आ में चला जाएगा, बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, बाद में एक जोड़ दिया, तो क्या बना शब्द शारीरिक। विश्व धन एक, अब आप देख लीजिए यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है व में, वैसे हालत में ये ई की मात्रा किस में जाएगी, आई में जाएगी, बीच वाला ऐसे कैसे रहेगा, और फिर आप इसमें क्या जोड़ देंगे, ई, क्या बन जाएगा ये वैश्विक। फिर देखिएगा जैसे आपने लिखा अर्थ, अर्थ धन एक, ऐसे हालत में आप आ रहा है तो आप किस में जाएगा, आ में जाएगा, अंतिम स्वर का लोप कर दिया और फिर इसमें जोड़ दिया आपने इक, तो अब ये इक जुड़ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आर्थिक बन गया। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं इस नियम से। तो आप देखिए यहाँ पर इस शब्द के अनुसार वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ये एक प्रत्यय लगा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक प्रत्यय लगने पर ऋणतावाचक प्रत्यय, तो मूल शब्द का प्रथम स्वर आ होगा तो आ में, ई या ए होगा तो आई में, उसके बाद उ या ओ होगा तो औ में, और री होगा तो आर में बदल जाता है। तो अब ये वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका, ये एक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 23, विचार में एक, आगे ऐसा का वैसा शब्द, विचार में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है, तो आप देखिएगा कैसे बनेगा, विचार धन एक, याद कीजिए पिछला प्रश्न बताया मैंने आपको, ई या ए होगा तो आई में बदल जाएगा, तो ये वी किस में जाएगा, आई में, बीच वाला ऐसे ही रहा, अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये एक जुड़ गया, तो ये भी, ये आपका जो आधा रहा था ये पूरा हो गया, शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, वैचारिक, ये रहा वैचारिक, उत्तर हो जाएगा इसका वैचारिक। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको देखना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अध्ययन गलत, अध्ययन गलत, अध्ययन, 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 तो ये शब्द कैसे बना है, ये बना है यण संधि से। अब ये कैसे, अधिधन अयन, कैसे बना ये, अधिधन अयन। आप देख रहे हैं यण संधि में अंतिम स्वर, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वन कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ई तो या में, उ वा में और री र में बदल जाता है। यहाँ पर आ रहा है ई और ई के बाद क्या आ गया, असमान स्वर अ, तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं ई जो है वो किस में बदल जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, या में। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको यहाँ पर अ, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, आधे य में आपने अ जोड़ा तो ये बन जाएगा आपका पूरा य। अब इधर देख लीजिए क्या बचा, तो इधर बचा है आधा ध और इधर बचा है यन। अब आप देखिए इसको ले आएंगे आप, तो ऐसे हालत में आप देखिए आधा ध है यहाँ पर, यह उधर से आ रहा है, एक यह यहाँ रखा हुआ है, तो शब्द क्या बनना चाहिए, अध्ययन। ये रहा आपका उत्तर, अध्ययन। तो अधिधन अयन शब्द बन जाएगा, शुद्ध शब्द क्या है यहाँ पर, अध्ययन। इसका उत्तर हो जाएगा अध्ययन। और कौन सी संधि से निर्मित हुआ है ये, यण संधि से। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध ढूंढना है आपको। अब क्या ढूंढना है यहाँ पर, अशुद्ध ढूंढना है। देख लीजिए, पुष्प बिल्कुल ठीक है, पूज्य ये गलत है, पूज्य याद रखना, बड़े यू की मात्रा, पूज्य। परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, पूज्य। कैसा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है आपका, पूज्य। छोटे यू की मात्रा लगा रखी, गलत, पूज्य बड़े यू की मात्रा आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया, क्रिया के भेद आ गए। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था आपको कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, आकर्मक और सकर्मक। तो आकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म नहीं होता है तथा
कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े, किसी और पर नहीं पड़े, तो वह कर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया, स यानी सहित, कर्म सहित क्रिया, वह वाक्य जिसमें कर्म होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, तो ऐसे हालत में हो जाएगी सकर्मक क्रिया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मनोहर सो रहा है, बताओ काम क्या हो रहा है, सोने का, और किसके द्वारा हो रहा है, मनोहर के द्वारा, यानी कर्ता कौन है, मनोहर। तो बताइए इसका प्रभाव केवल किस पर पड़ेगा, मनोहर पर पड़ेगा। तो ऐसी हालत में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, स्वयं पर ही पड़े, तो वो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है वो, अकर्मक क्रिया। सो रहा है, कौन सी क्रिया है ये, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस कार्य का प्रभाव केवल मनोहर पर ही पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, अन्य पर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा क्या, अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 27, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी होती है उन्हें हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। वे क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी होती है उन्हें कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। हथियाना, मूल शब्द निकालिए तो हाथ, पता है शरीर का अंग है, तो ये नाम है, संज्ञा है। उसके बाद चिकनाना, चिकना, मूल शब्द क्या है, चिकना, तो ऐसे हालत में ये चिकना क्या है, विशेषण है, तो ये विशेषण से बन रहा है। इसके अलावा देखिएगा और भी कई सारी संख्याएं बन जाएंगी, जैसे आपने कहा लंगड़ा, तो लंगड़ा भी कोई विशेषता है किसी की, लंगड़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है, तो ऐसे हालत में इससे क्रिया बन जाएगी लंगड़ाना, क्रिया क्या बन जाएगी, लंगड़ाना। फिर आप कहे, जैसे आपने कहा शर्म, भाववाचक संज्ञा, तो इससे क्या बन जाएगा, शर्माना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शर्माना। टक्कर, भाववाचक संज्ञा, टक्कर से क्या बन जाएगा, टकराना, संज्ञा हो गई टकराना। ऐसे आप बोले अपना, निजवाचक सर्वनाम, अपनाना, बोलिए अपनाना पड़ेगा, क्रिया हो गई। तो वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। तो आप हथियाना हाथ से बनी है, हाथ क्या है, संज्ञा, तो हाथ से बनी यानी संज्ञा से बनी हुई क्रिया है, हथियाना, हथियाना पड़ेगा, तो नाम धातु क्रिया है। चिकनाना, चिकना शब्द है, विशेषण शब्द है, से बनी हुई क्रिया है, तो चिकनाना नाम धातु क्रिया है। लंगड़ा, विशेषण शब्द है, लंगड़ाना पड़ेगा, तो ये लंगड़ाना विशेषण से बनी है। शर्म, भाववाचक संज्ञा, शर्माना, तो शर्माना भाववाचक संज्ञा से बनी है। टक्कर, टक्कर भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, टकराना। अपना, सर्वनाम है, अपनाना। इस प्रकार आप देखिए वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया है। प्रश्न नंबर 28, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। कर्ता, कर्ता कौन है, मैं, और मैं काम नहीं कर रहा है और काम किसी और से करवा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य से क्रिया करवाता है तो उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। मैंने प्रेरणा दी और रमेश ने काम किया, तो काम कौन कर रहा है, रमेश, लेकिन कार्य करवा कौन रहा है, कर्ता कौन है, मैं। तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो ये लिखवाया जो क्रिया है वो कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी आप बोले कि राधा ने श्याम से पत्र पढ़वाया, पढ़वाया, तो राधा पढ़वा रही लेकिन पढ़ कौन रहा है, श्याम, प्रेरणार्थक क्रिया। आप बोले स्वामी मालिक से जल मंगवाता है, बताइए स्वामी यानी मालिक, मालिक जो है वो क्या कर रहा है, स्वामी नौकर से, सेवक से, स्वामी सेवक से जल भरवाता है, जल मंगवाता है, तो स्वामी करवा रहा है काम लेकिन कर कौन रहा है, सेवक। तो ऐसी हालत में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक। हम दर्जी से वस्त्र सिलवाते, हम सिलवाते तभी दर्जी सिलेगा, पर हम नहीं सिल रहे, सिल कौन रहा है, दर्जी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऐसे हालत में आप बोले सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो करता तो सरपंच है, सरपंच बोलेगा तभी मजदूर बनाएंगे, और सरपंच नहीं बना रहा है, बना कौन रहे, मजदूर। तो ऐसी हालत में कौन सी क्रिया है, वो भी प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो उसे हम कौन सी क्रिया बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो कौन सी क्रिया है भाई इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रश्न नंबर 29, सप्तशती तत्व तत्सम शब्द है। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सप्त यानी 7, सती यानी 100, तो 700, पर 700 यहाँ नहीं है, यहाँ पर 77 है, 87 है, 17 है, तो सतसई। सतसई का मतलब भी क्या होता है? 700। सप्तशती का मतलब भी सप्तशती, सप्तशती क्या है? तत्सम है, तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा? सतसई। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? गलत ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? तत्सम और तद्भव की जोड़ी है, उसमें आपको गलत विकल्प ढूंढना है। पाषाण का पाहन होता है, रात्रि का निशा नहीं, दोनों तत्सम शब्द है। रात्रि, ध्यान रखना, रात्रि कोई शब्द नहीं होता, रात्र होता है, और रात्र का तद्भव हो जाएगा रात, जबकि यहाँ क्या लिखा है? निशा। तो रात्रि और निशा दोनों क्या है? तत्सम शब्द है। रात्र होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? तद्भव रात। शुक्र सुवर बिल्कुल ठीक है, नृत्य नाच बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है, नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई? रात्रि निशा एक ही है दोनों, और यहाँ पर होना चाहिए रात्र का रात, तो फिर ये सही हो जाता। पर यहाँ पर गलत कौन सा है आपका? ये वाला, रात्रि निशा दोनों ही तत्सम शब्द है। ये पूछा तत्सम तद्भव दोनों होना चाहिए, तो नहीं है। कौन सा सही नहीं है? रात्रि और निशा। युग्म, शब्द युग्म आ रहे, मंदिर और मंदिरा। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर का मतलब देवताओं का स्थान, देवालय, और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, घुड़साल, बोलते हैं हम घुड़साल, अस्तबल, घोड़ों के रहने का स्थान। तो मंदिरा का मतलब अस्तबल होता है। देवालय, देवालय मतलब भगवान देवताओं के रहने का स्थान, और अश्वशाला यानी अस्तबल, घोड़ों के रहने का स्थान। तो मंदिर का मतलब तो देवालय, पूजा स्थल, और मंदिरा का मतलब अश्वशाला, अस्तबल जिसको कहते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, तो अश्वशाला। मंदिरा का मतलब अश्वशाला, मंदिर का मतलब देवालय, तो शब्द हो जाएगा यहाँ पर देवालय और अश्वशाला। नियत, नियत शब्द युग, फिर आ रहा है शब्द युग, नियत, नियत। अब ये नियत और नियत, तो ऐसे हालत में आप देखिए नियत, आप बोलते ना तेरी नियत खराब है, तेरी नियत अच्छी है, तो नियत का मतलब होता है इरादा। नियत का मतलब क्या होता है? इरादा। और नियत बड़ी की मात्रा, नियत, तो नियत तिथि तक आप पैसे जमा करवा देना, यानी नियत, नियत का मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित। एक तो हो गया नियत यानी छोटी, छोटी की मात्रा नियत यानी इरादा, और नियत यानी निश्चित, निश्चित तिथि तक, निश्चित समय तक, नियत तिथि तक या नियत समय तक। तो इस हालत में ये हो जाएगा इरादा और निश्चित। छोटी की मात्रा इरादा और बड़ी की मात्रा निश्चित। सुप्त का मतलब सोया हुआ, तो का विलोम जागृत। सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुप्त का मतलब सोया हुआ, सुसुप्त, सुप्त, और आप कह रहे जागृत यानी जगा हुआ, जागा हुआ। प्रश्न नंबर 34, वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला, का विलोम क्या होगा? तो बोलने वाला का विलोम क्या होगा? श्रोता। श्रोता का मतलब सुनने वाला, वक्ता का मतलब बोलने वाला, और श्रोता का मतलब सुनने वाला। तो वक्ता का विलोम क्या होगा? बोलने वाले का विलोम होगा सुनने वाला, तो वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा? श्रोता। प्रश्न नंबर 35, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अग्रहरी नहीं, अग्रगणक नहीं, अग्रगामी, अग्रगामी आगे चलने वाला, अग्रगण्य, क्या हो जाएगा? अग्रगण्य, जो आगे गिना जाए, अग्रगण्य। आप इन सब में अग्रगण्य हो, मतलब आगे गिने जाने वाले हो, तो सबसे पहले गिना जाने वाला यानी अग्रगण्य।
वन वर्ड है, एकल शब्द। आपके सारे सिलेबस से आने वाले प्रश्नों को मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, जितना भी सिलेबस दे रखा है। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द वही वन वर्ड एकल शब्द। तो अब तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा हो जाएगा तितिर्षा। तैरने की इच्छा क्या बोलेंगे? तितिर्षा। तैरने की इच्छा। अगर मान लीजिए तितिर्षु है, शब्द क्या है? तितिर्षु। तितिर्षु तो तैरने की इच्छा रखने वाला। तितिर्षा का मतलब तैरने की इच्छा, और तितिर्षु का मतलब तैरने की इच्छा रखने वाला। तो तितिर्षु का मतलब क्या होता है? तितिर्षा का मतलब तैरने की इच्छा, और तितिर्षु का मतलब तैरने की इच्छा रखने वाला। मन को हरने वाला, मन का हरण करने वाला। मन धन हर, मन धन हर, मनोहर, मन धन हर, मनोहर। मन को हरने वाला कौन हो जाएगा? मनोहर। तो ये दृश्य मनोहर है, यानी मन को हरने वाला है, तो मनोहर। मन को हरने वाला क्या हो जाएगा? मनोहर। प्रश्न नंबर 38, किनारे लगना, मुहावरा आ गया। क्या आ गया? मुहावरा। किसी कार्य का समाप्त होना, बिल्कुल किनारे लग गया। डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किसी कार्य को समाप्त करना, किसी कार्य को क्या करना? समाप्त करना। इस पूरे कार्य को किनारे लगा दीजिए, यानी पूरे कार्य को क्या कर दीजिए? कंप्लीट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी कार्य का समाप्त होना। प्रश्न नंबर 39, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ध्यान दीजिए, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, लोकोक्ति दी है यहाँ पर। आंख का तो अंधा है और नाम क्या रख दिया आपने? नयन सुख। तो ऐसे हालत में जैसे आप कहे कि गरीबदास, गरीबदास बोले कि जैसे बोले आप लोग मतलब अब ये आंख का अंधा है और नाम क्या रख दिया? नयन सुख। यानी नाम जो है वो तो आपके कर्म से विपरीत है। आंख का अंधा है और नाम क्या है? नयन सुख। उसको कहां से मिलेगा नयन सुख? तो ऐसे हालत में अब एक गुण के अनुरूप होना नहीं, गुण के विरुद्ध होना। गुण के विरुद्ध होना। नाम क्या है? गुण के विरुद्ध है। गुण तो क्या है? आंख से अंधा है, और नाम क्या है इसका? नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, बिल्कुल ना। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, इसका उत्तर हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। आज के लिए अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं, और यह है आपका पारिभाषिक शब्दावली से अंग्रेजी शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में दे रखा है। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? गलत कौन सा है? एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम की बात, किस एक्ट की बात करें? अधिनियम की बात करें। लेजिबल यानी सुवाच्य, बिल्कुल। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी। लेकिन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का होगा आवागमन। यहां पर आयात निर्यात का क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो यहां पर ये पूछ रहा है गलत है, तो कौन सा गलत है भाई? ये गलत। इसका ट्रांसपोर्ट का क्या होना चाहिए? आवागमन, ना कि आयात निर्यात। आयात निर्यात का क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इस प्रकार अभी मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न लेकर आया। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार अगला जो पेपर लेने वाला हूं उसमें भी मैं इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर वापस समाहित करने वाला हूं। आप ये ध्यान देना, ये जो सारे प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको बार बार परीक्षाओं में समाहित किया जाता है। धन्यवाद।